So hello guys, welcome back to our channel again. In this video, I am going to cover all the important topics in physical pharmaceutics second of the B Pharm semester थर्ड. ठीक है, तो जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो क्वेश्चंस में आते हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के पेपर में जो आते हैं उसको आज मैं पूरी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊँगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. तो द फर्स्ट टॉपिक इज़ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर. ओके, सो इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं. सो इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द को एग्जिस्टिंग लिक्विड्स आर कम्प्लीटली मिसएबल विद ईच अदर एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वन फेज लिक्विड सिस्टम. मतलब एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर जो जितने भी को एग्जिस्टिंग लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे से मिसएबल हो जाते हैं एक फेज लिक्विड सिस्टम को बना लेते हैं. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर. सो अगर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं तो अगर मान लीजिए कोई एक फेज लिक्विड सिस्टम है, इसमें कोई लिक्विड फेज फर्स्ट है. ठीक है, इसमें कुछ लिक्विड्स है और इस वाले बोतल में कोई लिक्विड्स है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ऐसे टेम्परेचर पे अगर दोनों लिक्विड सिस्टम मिसएबल हो जाते हैं, दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं इसमें अगर वो मिसएबल हो जाते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर. So it is also called as critical solution temperature, that is CST. Now critical solution temperature is of two types. The first one is upper consolute temperature and the second one is lower consolute temperature. Now upper consolute temperature, the temperature above which the component of two liquid phase system behave as like a single liquid phase system. एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो दो लिक्विड फेज सिस्टम हैं वो एक सिंगल लिक्विड फेज सिस्टम बना लें, उसी को हम अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं. जैसे फिनॉल वाटर सिस्टम है, उसकी जो CST होती है 66.8 डिग्री सेल्सियस होती है. सो ये इसका ग्राफ है जो टेम्परेचर वर्सेस परसेंटेज बाय वेट ऑफ फिनॉल. ठीक है, सो ये एक्स लाइन है और ये जेड लाइन है. ये फेज फर्स्ट लिक्विड फेज सिस्टम है और ये फेज 2 है. ठीक है, 11% इसमें होता है और इसमें 63%. ठीक है, तो ये 66.8 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, दोनों एक फेज लिक्विड सिस्टम बना लेते हैं. दोनों इमिसिबल लिक्विड होते हैं वो 66.8 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, आपस में मिसएबल हो जाते हैं और एक फेज लिक्विड सिस्टम को बना लेते हैं. ठीक है, नाउ लोअर कंसोल्यूट टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर लोअर विच द कंपोनेंट ऑफ टू लिक्विड फेज सिस्टम बिहेव एज लाइक ए सिंगल लिक्विड फेज सिस्टम. मतलब कम से कम टेम्परेचर जिस पर क्या होते हैं, जो दो लिक्विड फेज सिस्टम होते हैं वो सिंगल लिक्विड फेज सिस्टम बना लेते हैं. जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग देखते हैं, एग्जांपल में ट्राई इथाइलामीन वाटर जिसका CST है 18.5 डिग्री सेल्सियस, 18.5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, एक फेज लिक्विड सिस्टम को बना लेता है. ठीक है, ये इसका ग्राफ है, ये टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ट्राइथाइलामीन. तो देखिए जैसे ग्राफ इसका ऐसे गया है, ये फेज फर्स्ट है और ये फेज सेकेंड है. सो अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ CST की, मीन्स अब मतलब CST का प्रयोग कहाँ होता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का प्रयोग कहाँ होता है. सो द फर्स्ट वन इज टाई लाइन रिप्रेजेंटेड इन फिनॉल वाटर सिस्टम बाई मॉडल कर्व हैव्स टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेट ऑफ टू फेज. जो टाई लाइन रिप्रेजेंट हो रहा था उस ग्राफ में, तो उसमें क्या होता है, उसको हम बाई मॉडल कर्व बोलते हैं, जो मदद करता है जो दो फेज लिक्विड सिस्टम होता है उसके वेट को मापने में, टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेट ऑफ टू फेज. ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज टाई लाइन हेल्प्स टू फाइंड कंसंट्रेशन एट विच बोथ फेज एग्जिस्ट एज ए सिंगल फेज. जो टाई लाइन होता है, मतलब टाई लाइन मतलब जो ऐसा पॉइंट, ऐसा लाइन जो दो फेज लिक्विड सिस्टम को एक फेज लिक्विड सिस्टम में कन्वर्ट करता हो, तो वो उसका टाई लाइन कहलाता है. ठीक है, तो वो हेल्प करता है किसी भी क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड फेज सिस्टम को जो एक फेज लिक्विड सिस्टम को बनाता है. ठीक है, अब जो फेज डायग्राम होता है उसका यूज हम करते हैं टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ फिनॉल अदर सब्सटेंस. जो फेज डायग्राम होता है उसका यूज हम करते हैं फिनॉल और अदर सब्सटेंसेस के प्योरिटी को चेक करने के लिए. ठीक है, नाउ बाइनरी फेज डायग्राम हैज़ टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ पार्शियली मिसएबल लिक्विड. जो बाइनरी फेज डायग्राम होते हैं उसका यूज होता है टू फाइंड द कंपोजिशन, बनावट जो होती है, संरचना होती है पार्शियली मिसएबल, जो
जो कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होते हैं उसी को हम पार्शली मिसिबल, मतलब हल्का सा मिसिबल हो, ठीक है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स को, मीन्स ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ साल्ट, जिसको हम साल्टिंग आउट बोलते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज केमिकल रिएक्शन। सो ये मेनली 4 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स को। नाउ द फर्स्ट वन इज प्रेशर। The effect of pressure on a gas is given by Henry laws, which state that in a very dilute solution at constant temperature, किसी भी dilute solution पे एक constant temperature पे concentration of dissolved gas is directly proportional to the partial pressure of gas। जितने concentration dissolve होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अगर हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें जितने अमाउंट में जो गैसेस ऐड होंगे, ठीक है, तो इनका जो कंसंट्रेशन होगा डिजॉल्व होने का इसमें वो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके बराबर होगा, ओके, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉस C इज इक्वल टू सिग्मा P, वेयर C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैस एंड सिग्मा, ये जो सिग्मा है इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट एंड P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ, विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। जब भी हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। सो इंक्रीज द टेम्परेचर, सो इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ गैस टू एक्सपेंड इन टेम्परेचर। सो जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब भी हम टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है उसको बढ़ा देता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है, सॉल्युबिलिटी उसको क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, ठीक है। नाउ द थर्ड फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ साल्ट, साल्टिंग आउट। सो the liberation of dissolved gas from the solution with addition of an electrolyte like NaCl or non-electrolyte such as sucrose is called salting out। so जैसे मान लीजिए कोई भी डिजॉल्व गैस है, अगर एग्जांपल में कोई भी डिजॉल्व गैस है, किसी भी सॉल्वेंट में कोई ये गैसेस है अगर डिजॉल्व है इसमें, तो अगर हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं जैसे NaCl हो गया, ठीक है, या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक सुक्रोज हो गया, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो जो गैस है वो क्या हो जाए, उड़ जाए, ठीक है, लिबरेट हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं साल्टिंग आउट। सो द लिबरेशन ऑफ डिजॉल्व गैस फ्रॉम द सॉल्यूशन विद एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सच एज सुक्रोज इज कॉल्ड साल्टिंग आउट, ओके। नाउ प्रेजेंस ऑफ साल्टिंग आउट इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। जब भी साल्टिंग आउट होता है तो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सो जो साल्टिंग आउट होता है, साल्टिंग आउट is directly proportional to the solubility of gas in liquid, ठीक है, तो ये हो गया salting out। now the fourth factor is chemical reactions। when chemical reaction if any between a gas and a solvent, जब भी किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है किसी गैस में या फिर सॉल्वेंट में, दे इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट, ठीक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है गैस और सॉल्वेंट में तो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जांपल में देखते हैं अगर HCl गैस रिएक्ट विद H2O व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर। द थर्ड टॉपिक इज दैट इज सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन? सो द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व वन पार्ट ऑफ इट, मतलब कितना नंबर ऑफ पार्ट्स सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है किसी एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने में। जैसे कितना पार्ट सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है डिजॉल्व करने में वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट, इसी को हम बोलते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन दैट इज सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन मीन्स कितना पार्ट सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है डिजॉल्व करने में वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को, उसे वही उसका सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन होता है, ओके। सो इसमें 7 आते हैं, सब 7 टर्म्स आते हैं और उनके कितने पार्ट्स सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होते हैं किसी वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने में वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज वेरी सॉल्युबल। इसमें क्या होता है, वेरी सॉल्युबल में क्या होगा, लेस देन वन पार्ट सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा।
द सेकेंड वन इज फ्रीली सोल्यूबल, इसमें क्या होगा 1 to 10 पार्ट सॉल्वेंट का रिक्वायर्ड होगा किसी 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने में। ओके, नाउ द थर्ड वन इज सोल्यूबल, इसमें 10 to 30 पार्ट्स रिक्वायर्ड होगा सॉल्वेंट को किसी 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने में। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन इज स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल इसमें 30 to 100 पार्ट की ज़रूरत होगी। नाउ द फिफ्थ वन इज स्लाइटली सोल्यूबल, इसमें 100 to 1000 पार्ट्स की ज़रूरत होगी। सिक्स वन इज वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, इसमें 1000 से लेके 10,000 पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल में मोर देन 10,000 पार्ट्स सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड होगी किसी 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने में, तो ये इसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन होगा। ओके, द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड फेजेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। एक्चुअली आपके सेमेस्टर पेपर में क्या होता है, कभी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से पूछेगा तो कभी पार्टीशन कोफिशिएंट, तो कभी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, तो कभी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो से, क्योंकि ये सारा एक ही है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, जैसे अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं, और कोई भी सॉल्यूट है, ठीक है, ये एग्जाम्पल में मैं देखता हूँ, कोई भी सॉल्यूट है, अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर 2 इमिसिबल लिक्विड फेज सिस्टम में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, नाउ सो इसका डेरिवेशन क्या है? सो इफ अ सब्सटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 इमिसिबल सॉल्वेंट 1 and 2 and if C1 and C2 are equilibrium concentration of substance in solvent 1 and 2, the equilibrium expression becomes C1 upon C2 is equal to K is equal to KD। ओके, यदि कोई भी सब्सटेंस जो होता है अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स में 1 और सॉल्वेंट 2 में, यदि उसका जो कंसंट्रेशन होता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जो C1 और C2 होता है किसी भी सॉल्वेंट फर्स्ट और सेकंड का, तो वही उसका क्या होता है, डेरिवेशन शो करता है, जो C1 अपन C2 इक्वल टू K इक्वल टू KD। ओके, जहाँ पर वेयर K और KD इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होते हैं। सॉल्वेंट C1 जो होता है ऑर्गेनिक लेयर का होता है और जो सॉल्वेंट C2 जो होता है एक्वस लेयर का होता है। ओके, सो ये जो सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक लेयर और गेनिक लेयर होता है, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, एक्वस लेयर। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन बनेगा C1 अपन C2 इक्वल टू K इक्वल टू KD, जहाँ पर K और KD डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, सॉल्वेंट C1 जो होता है ऑर्गेनिक लेयर और सॉल्वेंट C2 जो है वो क्या है, एक्वस लेयर। सो C1 अपन C2, C1 जो है ऑर्गेनिक लेयर और C2 जो है एक्वस लेयर इक्वल टू KD, जिस क्या होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट। ये क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, अब इसके लिमिटेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, केवल ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के ये केवल एप्लीकेबल होता है। तो ये दोनों इसके क्या हैं, लिमिटेशंस हैं। नाउ वी विल स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट्स का एप्लीकेशंस या फिर यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। सो पार्टीशन कोफिशिएंट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वेयर इट हेल्प्स इन सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सो जो पार्टीशन कोफिशिएंट प्रिंसिपल होता है इसका यूज हम करते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, जहाँ पर ये मदद करता है सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इन प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ ड्रग्स, ये मदद करता है प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ ड्रग्स में। सो यहाँ पर प्रोलॉन्ग मीन्स हो गया लंबे समय तक, यदि किसी भी ड्रग्स की अवधि बढ़ाना हो तो वहाँ पर ये पार्टीशन कोफिशिएंट काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज इट इज़ अप्लाइड इन स्टडिंग प्रिजर्वेटिव एक्शन। नाउ द फोर्थ वन इज इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये डिटरमाइन करता है कि जो साल्ट किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जो साल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है उसको जो जितनी भी डिग्री में वो हाइड्रोलिसिस होता है उसको ये डिटरमाइन करने में पार्टीशन कोफिशिएंट का काफ़ी मदद। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी, मतलब ये मदद करता है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज़,
ये नए केमिकल एंटिटीज़ को समझने में हमारी मदद करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्टीशन कॉपी। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। ये भी सेमेस्टर एग्जाम में आपके पूछा गया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस। जो भी सॉल्युबिलिटी होता है लिक्विड का लिक्विड में, ये रिक्वायर्ड होता है किसी फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में, बनाने में। जैसे एग्जांपल में देखते हैं H2O इज एडेड टू अल्कोहल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। जब भी पानी को हम अल्कोहल में मिलाते हैं तो वो हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाता है। दूसरा है नॉन पोलर में देखते हैं, अगर हम नॉन पोलर में जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया। सेमी पोलर में जैसे अल्कोहल हो गया। पोलर में हो गया वाटर। वोलेटाइल ऑयल प्लस वाटर हो गया एरोमेटिक वाटर। वोलेटाइल ऑयल प्लस अल्कोहल स्प्रिट, ठीक है। तो ये क्या है, ये फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन है। जब भी हम किसी लिक्विड को लिक्विड में ऐड करते हैं तो ऐड करने पे ये क्या होता है, ये फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स आर क्लासिफाइड एज कंप्लीट मिसिबिलिटी और कंप्लीट मिसिबल लिक्विड, पार्शियल मिसिबिलिटी और पार्शियल मिसिबल लिक्विड, एंड थर्ड वन इज इमिसिबल लिक्विड्स। पहला जो है कंप्लीट मिसिबिलिटी, जो पूरी तरह से घुल जाता है, मिसिबल होता है। पार्शियल मिसिबिलिटी मतलब जो हल्के मात्रा में ही मिसिबल होता है, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड मतलब जो मिसिबल ही नहीं होता है, घुलता ही नहीं है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज कंप्लीट मिसिबिलिटी। व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्सड विद ऑल प्रपोर्शन इज कॉल्ड कंप्लीट मिसिबल। जब भी दो लिक्विड्स कंप्लीटली मिसिबल होते हैं तो वो होता है कंप्लीट मिसिबिलिटी कहलाती है। जैसे एग्जांपल में अल्कोहल मिक्सड विद वाटर, ग्लिसरीन मिक्सड विद अल्कोहल। जब भी ग्लिसरीन मिक्स होता है अल्कोहल में तो पूरी तरह से मिसिबल होता है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे लिक्विड, ये पहला लिक्विड है तो ये अल्कोहल हो गया, ठीक है। और दूसरा लिक्विड है तो ये हो गया वाटर, ठीक है। तो ये तीसरा लिक्विड जो है पूरी अच्छी तरीके से मिसिबल होकर क्या बना दिया, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो ये हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। सो ये हो गया कंप्लीट मिसिबिलिटी, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज पार्शियल मिसिबिलिटी। व्हेन वन लिक्विड इज मिक्सड विद अनदर लिक्विड इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड पार्शियल मिसिबिलिटी। मतलब जब भी कोई एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल प्रोपोर्शन में मिक्स होता है, तो इसी को हम पार्शियल मिसिबिलिटी बोलते हैं। जैसे वाटर को जब हम मिक्स करते हैं बेंजीन में तो वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये है कि अपना पार्शियल मिसिबिलिटी। नाउ द थर्ड वन इज इमिसिबल लिक्विड, दैट इज इमिसिबल लिक्विड। व्हेन टू लिक्विड्स आर कंप्लीटली इमिसिबल विद ईच अदर इज कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। जैसे ऑयल विद वाटर इज नॉट मिसिबल, तो ये हो गया इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। अब इसी में एक और लिक्विड आता है कॉन्जुगेट सिस्टम या फिर कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बोलते हैं। जब भी व्हेन टू लिक्विड्स आर पार्शियली मिसिबल विद ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट सॉल्यूशन, उसको हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे फिनॉल इन वाटर एंड वाटर इन फिनॉल, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशन या फिर कॉन्जुगेट सिस्टम, ओके। नाउ द सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डिफ्यूजन प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, ओके। So what is diffusion? So diffusion is the process in which the substances move into or out of the cell through a membrane. So diffusion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो सबस्टेंसेज होते हैं वो सेल से बाहर या फिर सेल के अंदर जाते हैं किसी मेम्ब्रेन से होकर, ओके। अगर हम एग्जांपल में देखते हैं, सो जैसे ये कोई सबस्टेंसेज है, ठीक है, तो ये एक सेल है जिसके मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू ये सेल के अंदर आते हैं, इन हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ये बाहर जाएं, ये क्या मेम्ब्रेन से होकर, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सबस्टेंसेस सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर जाते हैं किसी मेम्ब्रेन से होकर, ठीक है। नाउ द डिफ्यूजन प्रिंसिपल इज डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब इसमें 4 मेथड्स हैं, जिसमें पहला है पैसिव डिफ्यूजन, द सेकेंड वन इज पोर ट्रांसपोर्ट, the third one is ion pair transport and the fourth one is carrier mediated transport, ठीक है। now the first one is passive diffusion, so it is also known as non ionic diffusion, इसको हम non ionic diffusion भी बोलते हैं। so passive diffusion is expressed by the Fick's law। Fick's law के अनुसार ही passive diffusion को हम एक्सप्रेस करते हैं। इसमें क्या होता है, which state that drug molecules diffuse from a region of
हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम रीच। मतलब पैसिव डिफ्यूजन को हम फिक्स लॉ से एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें क्या होता है सबस्टेंसेस जो ड्रग मॉलिक्यूल के सबस्टेंसेस होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करते हैं जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होता। अब इसको हम समझते हैं। जैसे ये हाई कंसंट्रेशन है, अगर इसका कंसंट्रेशन 50 है और अगर इसका कंसंट्रेशन जो है लोअर कंसंट्रेशन 20 है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स तब तक यहाँ पर डिफ्यूज होते रहेंगे जब तक ये इक्विलिब्रियम ना हो जाए, मतलब ये भी 50 और ये भी 50 ना हो जाए, ठीक है। सो ये इक्विलिब्रियम स्टेट होता है जहाँ पर जो डिफ्यूजन होता है वो बंद हो जाता है। मतलब फिक्स लॉ के अनुसार क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये सबस्टेंसेस मूव कर रहे हैं, लेकिन तब तक मूव करेंगे जब तक वो इक्विलिब्रियम रीच ना हो। मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन 50 है तो इसका भी कंसंट्रेशन जब तक 50 नहीं होता तब तक ये ड्रग मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो ये क्या है इसका पैसिव डिफ्यूजन। नाउ द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई कंसंट्रेशन है जिसका वैल्यू है 30 है, लेकिन ये जो है ये 10 है। सो जो डिफरेंस है इस दोनों के कंसंट्रेशन को, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 30 है और यहाँ पर 10 है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे ड्रग मॉलिक्यूल्स या सबस्टेंस तब तक डिफ्यूज़ करेंगे जब तक यहाँ भी वैल्यू कंसंट्रेशन 30 ना हो जाए, मतलब दोनों बराबर ना हो जाए। तो यही बोल रहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। इट कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस एच dQ/dt इक्वल टू dA/m/W अपॉन h CGIT-C, ठीक है, वेयर dQ जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, ये जो है dQ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, एंड D जो है ये डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग थ्रू मेम्ब्रेन। ये जो D है, ये जो यहाँ पर जो D है वो क्या है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग थ्रू मेम्ब्रेन। किसी भी मेम्ब्रेन से जो ड्रग मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है वही उसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। ये जो हो गया सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन फॉर ड्रग डिफ्यूजन्स, ठीक है। और उसके बाद जो ये है Km/W दैट इज पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग का पार्टीशन कोएफिशिएंट है, ठीक। नाउ जो ये है CGIT-C, सो डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड प्लाज्मा इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और उसके बाद जो यस था इसमें H जो यहाँ पर ये स्मॉल लेटर से है, अब बड़े लेटर से भी डिफाइन कर सकते हो, दैट इज़ द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जिससे डिफ्यूजन होता है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मॉलिक्यूल्स इधर ट्रांसफ़र करेंगे अगर, तो इसके बीच में जो मेम्ब्रेन है सो ये उसका थिकनेस H डिफाइन करता है, ठीक है। सो हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे लिपिड बायलेयर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है बाहरी स्पेस, और ये इंट्रासेलुलर स्पेस है किसी भी सेल का, ठीक है। तो ये क्या है, लिपिड बायलेयर सेल मेम्ब्रेन है ये सब, ठीक है। अब यहाँ से ये जो ड्रग सबस्टेंसेस ये पास करते हैं इस साइड की तरफ, ठीक, इंट्रासेलुलर स्पेस में थ्रू अ मेम्ब्रेन। सो दिस इज कॉल्ड द पार्टीशन। ये क्या हो गया, अपना पैसिव डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। नाउ द डिफरेंस इन द ड्रग कंसंट्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज पोर ट्रांसपोर्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लो मॉलिकुलर वेट सबस्टेंसेस, ठीक है। ये पोर्शन जो होता है, जो पोर ट्रांसपोर्ट होता है, वो लो मॉलिकुलर सबस्टेंसेस के डिफ्यूजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जनरली वाटर सोल्यूबल ड्रग्स पासिस थ्रू द नैरो एक्वस फील्ड चैनल्स और पोर्स इन अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ द ड्राइविंग फोर्स इज डिफरेंट इन ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ये कोई सबस्टेंस है या फिर ड्रग्स सबस्टेंसेज है, ड्रग्स सबस्टेंस है, तो ये क्या करता है, पोर ट्रांसपोर्ट, मतलब पोर्स के थ्रू ये इस साइड आता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे यूरिया हो गया, वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है ये पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। अगर सिग्निफिकेंस देखते हैं तो रीनल एक्सक्रीशन,
रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम CST एंड एंट्री ऑफ ड्रग इनटू लीवर। जब भी लीवर में कोई ड्रग एंट्री होता है तो वो पोर्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोर्ट ट्रांसपोर्ट। नाउ द थर्ड वन इज आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। चूँकि ये आयन नाम से आ ही रहा है तो इसमें मतलब ज़रूर एक कैटायनिक होगा, एक एनायनिक फॉर्म होगा। सो इट एक्सप्लेन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग लाइक द क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स विच आयोनाइजेस अंडर ऑल कंडीशंस इज कॉल्ड आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इसको हम देखते हैं डायग्राम से, तो ये देख सकते हो आप, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है और ये ब्लड है। ये जो एरिया है आपका, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है और ये ब्लड है। ये बीच में जो है ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होता है, कैटायनिक ड्रग जो होते हैं वो एनायनिक फॉर्म से ये कंबाइन होकर ये एसिड न्यूट्रल आयन पेयर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। जो मेम्ब्रेन के थ्रू पैसिव डिफ्यूजन होकर ये ब्लड में आकर डिसोसिएशन हो जाता है इनका, ठीक है। ये इसमें डिसोसिएशन हो जाता है, इसमें जो कैटायनिक फॉर्म होता है अलग हो जाता है और जो एनायनिक फॉर्म होता है अलग हो जाता है। तो इसमें ड्रग क्या होता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल आयनिक पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट जो होते हैं फॉर्म करते हैं रिवर्सिबल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस विद द इंडोजीनियस आयन्स ऑफ GIT लाइक म्यूसिन, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ओके। नाउ कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट मतलब ये कैरियर मतलब इसमें क्या होता है, इसके ट्रांसपोर्ट में किसी कैरियर की आवश्यकता होती है। जैसे दीज आर द सर्टन पोलर सब्सटेंसेस विच आर हाइड्रोफिलिक नेचर। ये एक ऐसे पोलर सब्सटेंसेस है जो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर से, ठीक है। द मैकेनिज्म इज थॉट टू इन्वॉल्व ए कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड कैरियर। जो मैकेनिज्म इसका होता है ट्रांसपोर्ट में, उसमें क्या होता है, किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू जो मैकेनिज्म होता है ट्रांसपोर्ट का वो किसकी मदद से होता है, वो एक कैरियर की मदद से होता है, ठीक है। नाउ दिस कैरियर सोल्यूट कॉम्प्लेक्स ट्रांसवर्स अक्रॉस मेम्ब्रेन टू अदर साइड वेयर इट डिसोसिएट एंड डिस्चार्ज सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या होता है, जो कैरियर सोल्यूट कॉम्प्लेक्स होता है वो ट्रांसवर्स होता है किसके थ्रू, अक्रॉस मेम्ब्रेन टू अदर साइड वेयर, जहाँ पर ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है और डिस्चार्ज करता है सोल्यूट मॉलिक्यूल को, ठीक है। अब जो कैरियर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मे बी इंजाइम्स हो सकते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन्स हो सकते हैं। दे क्रॉस मेम्ब्रेन इजली। एग्जाम्पल में देखते हैं अगर हम, तो ये क्या है, ये कैरियर प्रोटीन है। यहाँ पर जो ये बना हुआ है ये कैरियर प्रोटीन है। इसमें क्या होते हैं, जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिम्पोर्ट होते हैं, यहाँ पर एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट मीन्स जो उनका फ्लो होता है, ड्रग का सब्सटेंसेस का जो फ्लो होता है एक डायरेक्शन में होता है, और एंटीपोर्ट मीन्स कुछ ड्रग सब्सटेंसेस उस पार जाएंगे तो कुछ इस पार आएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट।